कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जियांग वैन से, जिसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया होता है और उसकी पूरी बॉडी में खून होता है। डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे होते और हमें यहाँ पर पता लगता है कि वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी है और वो घायल हालत में है। वो बोल रही होती है कि डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसके बाद में जब वो अगले दिन उठती है तो पाती है कि वो तो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो अपनी मेमोरी टेम्परेरी लूज़ कर चुकी होती है। इसलिए वो नर्स और डॉक्टर से बोलती है कि मैं तो क्लास में थी, मैं यहाँ से कैसे आ गई। फिर वो कहते हैं कि आप 8 वीक से प्रेग्नेंट हो। तब वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मैं 18 साल की हूँ और मेरी अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है। फिर नर्स उसको रिपोर्ट दिखाकर बता दिया करती है कि आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो और आप 22 ईयर्स की हो और आपका एक्सीडेंट में इंजरी की वजह से मेमोरी लॉस हुआ है। फिर नर्स उसको कहती है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ हुई तो आप आगे से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी, इसलिए आप जाकर लेस कर लीजिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर जियांग वैन अपना फ़ोन खोलकर देखती है जिसमें उसका और उसके हस्बैंड का वॉलपेपर लगा हुआ होता है। उसे देखकर जियांग वैन सोचने लग जाती है कि क्या ये मेरा हस्बैंड है, ये तो बहुत स्मार्ट है। अगर मैं इसके लिए प्रेग्नेंट हूँ और उसकी वाइफ हूँ तो इसमें कोई बुरी भी बात नहीं है। फिर वो उसको देखती जा रही होती है। फिर कहानी का मेन लीड मिस्टर लू बैनशीन, जो कि जियांग वैंग का हस्बैंड होता है, वो वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो उसके पास आता है जियांग वैंग कहती है कि हेलो हस्बैंड। फिर लू कहता है कि तुम वही पुराना ट्रिक यूज़ करती हो बार बार, क्या तुम कुछ नया नहीं कर सकती। वो उसे डिवोर्स पेपर साइन करने को कहता है और कहता है कि साइन करो तुरंत ही, वरना एक पैसा नहीं मिलेगा। जियांग वैंग उससे बोलने लग जाती है कि मैं तो अभी मैरिड वुमेन की आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन ये तो यहाँ पर मुझे डिवोर्स देने कैसे आ गया। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मतलब तुम कह रही हो कि तुमने कार एक्सीडेंट के बाद मेमोरी लूज़ कर दी है, क्या ये सब कुछ तुम भूल चुकी हो। जियांग वैंग कहते हैं कि हाँ ऐसे ही है। लू यहाँ पर वैंग को कहता है तुम शादी बचाना चाहती हो इसलिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हो ना। लेकिन लू का असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी मौत के करीब ही थी और तुम्हारा ये एटीट्यूड है। लू कहता है कि मैंने कभी खुद को इसका पति समझा ही नहीं है, ये 2 साल पहले मेरे बेड में चली गई थी और जब भी मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और बस कुछ नहीं हुआ था। जियांग वैंग वापस जवाब देने वाली होती है तब उसके हेड में एकदम से पेन होता है और फिर लू उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये ट्रिक्स मुझ पर नहीं चलेगी। फिर लू का असिस्टेंट बोलता है कि आप उस पर इतने हार्श क्यों हो रहे हो, वो अभी अभी एक्सीडेंट से बची है। फिर जियांग वैंग कहती है कि इसलिए मैं शायद आज हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि मेरा तुम्हारे जैसा केयरलेस हस्बैंड था। फिर लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस पर आँख रखना, ये जब डिवोर्स पेपर्स में साइन कर देगी तब मैं आ जाऊँगा। फिर जियांग वैंग कहती है उसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इसे साइन कर देती हूँ एंड बाद में यहाँ पर मुझे तुम जैसा हस्बैंड चाहिए भी नहीं। और फिर वो साइन करके उसको दे देती है। लेकिन लू कहता है कि इसमें फिंगरप्रिंट भी चाहिए, तो जियांग वैंग गुस्से में अपना थंब काट कर उसके खून से फिंगरप्रिंट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वो दोनों कोर्ट में लीगली डाइवोर्स करने जाते हैं। तब जियांग वैंग डाइवोर्स कंपेंसेशन को देखकर खुश हो रही होती है। फिर उसने पूछा जाता है कि आप दोनों ने इसमें बच्चे की कस्टडी मेंशन नहीं करी है, क्या वो आप दोनों अपने में सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर बाद में लू कहता है कि हमारे बीच कोई बच्चा है ही नहीं। फिर जियांग वैंग सोचती है कि इसका मतलब इसे पता नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो मन में सोचती है कि ये बात को वो छुपाएगी। लू कहता है कि तुमने अपना माइंड को चेंज तो नहीं कर लिया ना। फिर वो कहती कि नहीं, और ये भी कहती है कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, आप आगे बढ़िए। फिर वो कहती है कि अब तो मैं 10 टॉप मॉडल्स के साथ फ्लर्ट करूँगी, मुझे मज़ा ही आ जाएगा। और लू कहता है कि तुमको शर्म नहीं आती क्या। तो वो जवाब देती है कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो तुम समझ रहे हो ना, तो तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या ही मतलब है। फिर बाद में यहाँ पर लू कहता है कि तुम अभी एक्सीडेंट से बची हो, फिर तुम कहती हो कि मेमोरी लॉस हुआ है और डिवोर्स के लिए मान भी नहीं रही थी और अब तुम खुशी खुशी डिवोर्स भी दे रही हो, तो ये कौन सा गेम खेल रही हो तुम। जियांग वैंग उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करने की बड़ी गलती कर चुकी थी, जो अब मैं सुधार रही हूँ, तुम खुश रहो, मुझसे तुम्हें कोई मतलब भी नहीं है। फिर कोर्ट में पूछता है कि आप दोनों अभी भी सोच लो, अगर इसमें स्टैंप लगा गया तो फिर आप दोनों डिवोर्स ही कहलाओगे। वो दोनों यहाँ पर कहते कि हाँ। जैसे कोर्टमैन स्टैंप लगाने वाला होता है वैसे ही मेन लीड की दादी आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ, कोई
कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है। फिर वो जैंग वैंग को कहती है कि तुम डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं लू कहता है कि दादी आप यहाँ क्या कर रही हो। और इसकी दादी कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैंग वैंग को डिवोर्स देने की। फिर उसकी दादी रोने लग जाती है और एक्टिंग करने लग जाती है ताकि उन दोनों का डिवोर्स ना हो, और कहती है कि तुम्हारे मरे हुए दादाजी हमेशा से ऐसा चाहते थे कि तुम दोनों साथ रहो, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर लू कहता है कि चाहे आज आप कितना भी एक्टिंग कर लो, मैं यहाँ पर डिवोर्स तो कर ही रहूँगा। फिर उसकी दादी बेहोश होने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। फिर जैंग वैंग और लू उनको एक बेंच पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि दादी अब यहाँ पर बैठो आराम से। फिर वो इमोशनल ब्लैकमेल करके बोलने लग जाती है कि तुम दोनों तो मुझे एक ग्रैंडसन देना चाहिए था और तुम दोनों यहाँ पर डिवोर्स ले रहे हो, मैं कितनी बुढ़ी हो गई हूँ, मेरे नसीब में तो ये सारी चीज़ें लिखी नहीं है, इससे अच्छा तो है कि मैं मर ही जाऊँ। लू की दादी अपने असिस्टेंट को आंख मारती है और फिर वो लू को कहता है कि सर आपकी दादी की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी ओल्ड बॉडी पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उनको एक्सट्रीम इमोशन से दूर रखना है, तो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है सब उनके हिसाब से करना पड़ेगा। फिर वो जैंग वैंग को बोलता है कि अब हम डिवोर्स नहीं ले सकते। फिर अगले सीन में यहाँ पर जैंग वैंग और लू साथ बैठे होते हैं और जैंग वैंग कहती है कि डिवोर्स की वजह से तो मैं एक रिच वुमन बन गई थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। फिर लू उसके सामने एक चेक पास कर देता है एंड कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहने की एक्टिंग कर सकती हो, ग्रैंडमा को दिखाने के लिए तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे और ये 100 मिलियन तुम्हारे हैं। फिर जैंग वैंग कहती है कि ये काम तो इतना ईजी है, तो मुझे डिवोर्स से ही मिल रहा था। फिर बाद में लू उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है, बोलता है कि देखो इसमें $300 मिलियन है, इतना तो इनफ होगा ना अभी के लिए। वैंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर लू जैंग वैंग को कुछ रूल्स के एग्रीमेंट देता है और वो कहती है कि ये क्या है, तो वो उसे बोलता है मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, चिंता मत करो। फिर जैंग वैंग कहती है कि मेरी भी एक कंडीशन है कि जब मैं ग्रैंड माँ ठीक हो जाएगी तो उसी टाइम हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। फिर लू कहता है कि ठीक है, तुम जो मुझसे कभी डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी और अब तुम्हें इतनी जल्दी है डिवोर्स ले लेने की। फिर जैंग वैंग कहती कि हाँ ऐसा ही है, मुझे अब तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। लू उठकर उसके पास जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम सब कुछ भूल गई हो। तो जैंग वैंग कहती है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं याद है, तुम्हें एक्चुअली एक्सीडेंट की वजह से थैंक यू कहना चाहिए कि अगर तुम मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो फिर आज मुझे सारे की सारी चीज़ें याद आती, तुम्हारी गंदी यादें ना बोल के, क्योंकि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। फिर लू उसे एकदम से क्लोजली देखने लग जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और उसे किस कर देता है। फिर जैंग वैंग उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, ये एक वार्निंग की तरह समझो कि तुम मेरे ऊपर हाथ नहीं लगा सकते हो और मुझे टच भी नहीं कर सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। फिर लू का असिस्टेंट आकर कहता है कि सर मैम को पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही है। फिर बाद में लू यहाँ पर कहता है कि वो बस एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है ताकि मैं उसके पास वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो कब तक की एक्टिंग कंटिन्यू कर सकती है। फिर जैंग वैंग पूरे घर को देख रही होती है और फिर उसे अपनी और लू की शादी की फ़ोटो वाली फिल्म दिखाई देती है, तो वो सोच रही होती है कि मैं तो फ़ोटो में ऐसे लग रही हूँ जैसे कि इसकी गुलाम होंगी, और मैं आखिर कैसे इसके बेड पर चली गई थी, आखिर मैं 4 साल पहले इतना गलत डिसीजन कैसे ले सकती हूँ। फिर वहाँ पर लू आ जाता है और जैंग वैंग उसे पूछती है कि मैं बार बार तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। फिर लू कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर लू उसे अपना नाम बताता है और जैंग वैंग अपने फ़ोन में उसका नाम सेव कर रही होती है। फिर लू उसे कहता है कि तुम्हारे पास ये सब करने का इतना फालतू टाइम कैसे है, क्या तुम यहाँ पर ये नहीं सोच सकती हो क्या कि हम ग्रैंडमा के साथ में कैसे डील करेंगे। फिर जैंग वैंग कहते कि तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं ऑस्कर भी जीत सकती हूँ। फिर जैंग वैंग और लू डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं ग्रैंडमा के पास और जैंग वैंग जाते ही कहने लगती है कि ग्रैंडमा आप कितनी यंग लग रही हो, कितनी ब्यूटीफुल हो। और तब ग्रैंडमा उसे कहती है अब बस भी करो। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लग जाती है कि अब बस भी करो, मेरी इतनी तारीफ ही मत करो, और तुम भी न जैंग वैंग, तुम मुझे कब एक प्यारा सा ग्रैंडसन दिला रही हो। फिर लू यहाँ पर बोलता है कि ग्रैंडमा हमारे अभी बचा करने का कोई प्लान नहीं है। फिर जैंग वैंग मन में सोच रही होती है कि इसे तो पता भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर इसको पता चला तो ये मुझको तो बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कह देगा, फिर मुझे डिवोर्स वाले पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। फिर ग्रैंडमा पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो, तो जैंग वैंग कहती है कि कुछ भी नहीं ग्रैंडमा, बस ये आप सूप पी लो, मैंने तुम्हारे लिए
बनवाया हुआ है क्योंकि तुम्हारी अभी एक्सीडेंट हुआ था और तुम यहाँ पर अभी भी बच कर आई हो। जिससे ही जैंग वैंग वो सूप पीने वाली होती है, उसे उल्टी आने लग जाती है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और खुश होकर कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो बेटा? लू एकदम से शॉक हो जाता है एंड कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ग्रैंडमा बहुत कचा जाती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि कार निकालो, मैं सबसे बेस्ट हॉस्पिटल देखूंगी, अपने ग्रैंडसन के लिए पहले से ही देख कर रखूंगी। जैंग वैंग ग्रैंडमा के पीछे पीछे जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तब लू उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? जैंग वैंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये बस कार एक्सीडेंट की वजह से मोशन सिकनेस है और कुछ नहीं। फिर बाद में लू यहाँ पर कहता है कि अच्छा ऐसा है तो चलो डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। जैंग वैंग मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि वॉमिटिंग और चक्कर आना तो अब नॉर्मल से है। लू कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ये बात तुम याद रखना। फिर बाद में वहाँ पर लू की बहन और मम्मी आ जाते हैं जो कि जैंग वैंग को परेशान करने लगते हैं। लू की बहन बोलती है कि तुम्हें मेरे भाई से शादी किए हुए 2 साल हो गए एंड अभी तक तुम्हारा बेबी तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन लगता है तुम यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, तुम अभी तक प्रेग्नेंट हुई ही नहीं हो, इसका मतलब यह है कि तुम एक बैड लक हो। तो लू की माँ वहाँ पर कहने लग जाती है कि सही कहा तुमने। जैंग वैंग यहाँ पर लू से पूछती है ये दोनों कौन है? तो वो रिप्लाई करता है और उसे बताता है कि ये मेरी मम्मी है और बहन है। फिर जैंग वैंग उसे कहती है कि इन दोनों से डील करना थोड़ा टफ लग रहा है, मैं इनके पास और पैसे लूँगी। फिर लू की बहन आकर कहती है कि जैंग वैंग तुमने मेरे भाई को फंसाया है, 2 दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं बल्कि तुम सुसाइड कर रही थी। फिर जैंग वैंग कहती है कि तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अनपढ़ हो। फिर यहाँ पर लू की बहन जैंग वैंग को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन जैंग वैंग उसका हाथ पकड़ लेती है। लू की बहन अपना हाथ हटाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भाई यहाँ पे मेरी हर बात मानता है, अगर मैं उसे अभी कहूँगी तो वो तुम्हें घर से बाहर कर देगा। फिर जैंग वैंग कहते कि शायद तुम सपना देख रही हो क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे रोकेगा अगर मैं खुद भी जाने को कहूँगी तो। लू की बहन यहाँ पर जैंग वैंग के हाथ में डाइनिंग टेबल से उठकर गर्म सूप का बॉल उसके हाथ पर गिरा देती है। फिर लू एकदम से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जैंग वैंग उसे धक्का देती है और बोलती कि अपने फेक कंसर्न मुझे मत दिखाओ। फिर लू की मम्मी कहती है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम अपने आप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो और ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुमसे छोटी है क्या? तुम्हें इसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। जैंग वैंग मन में सोचती है कि इसका मतलब ये है कि 4 साल से मैं ये सब फेस करती आ रही हूँ। फिर जैंग वैंग लू की मम्मी को बोलने लग जाती है कि हाँ ये छोटी है, इसको समझ नहीं आता। फिर बाद में लू की मम्मी कहती है कि मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। तब जैंग वैंग लू की बहन के मुंह पर जोर से चांटा मार देती है। फिर यहाँ पर लू की बहनी जो होती है और उसकी बहन जैंग वैंग से बहुत लड़ाई करने लग जाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। लू यहाँ पर अपनी बहन को बोल देता है कि आज से ये बिहेवियर नहीं चलेगा। फिर उसकी बहन कहते कि भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं आपकी बहन हूँ और ये बाहर की आई हुई लड़की है। लू अपनी बहन का हाथ हटाता है और जैंग वैंग को अपनी गोद में उठाकर उसे अपनी बहन को बोलता है कि देखो अगर तुम मेरी बहन नहीं होती तो अभी तक मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल चुकी होती, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जैंग लू को कहती है कि हटो मैं खुद जा सकती हूँ, समझे तुम? फिर भी लू उसे चेयर पर बैठा देता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। फिर जैंग वैंग कहती है कि हेल्प? कैसे हेल्प? तुम्हारी फैमिली के लोग मुझे बुली कर रहे थे, वो पक्का पहले से भी यही करते आए होंगे। तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन तुम यहाँ पर मेरी साइड लेने के रेडी थे ही नहीं, उनको पहले से रोक रहे होते हो तो आज वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर पाते। पता नहीं मैंने तुमसे ऐसा प्यार क्यों ही किया था। फिर यहाँ पर लू को धक्का देकर वो साइड कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर जैंग वैंग वहाँ से उठकर जा रही होती है। तब लू उससे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से इसका ध्यान रखूँगा। फिर बाद में जैंग वैंग कहते कि ये माफ़ी तुम्हें 22 साल की जैंग वैंग से मांगनी चाहिए थी, मुझसे नहीं, और अपनी फैमिली वालों को बोल देना कि मुझसे दूर रहे क्योंकि आगे से उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो मैं रिवेंज ले लूँगी और वो बहुत बुरा होगा, मैं उन्हें अपना फैमिली तक नहीं मानती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड बाद में यहाँ से वो जा रही होती है तो उसका पर्स बैग से अटक जाता है और उसे लगता है कि लू उसे रोक रहा होता है क्योंकि उसके पीछे मुड़कर नहीं देखा होता है। फिर यहाँ पर लू उससे
देखकर हंसने लग जाता है। तब वो पीछे मुड़ती है और देखते है कि उसका बेड तो बेड में फंस चुका है। फिर लू जियांग वैंग के पास जाता है और वो बेड पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे दूर रहो और मेरे पास मत आओ। फिर यहाँ पर लू फर्स्ट एड किट निकालता है और कहता है कि मैं तो मेडिसिन लगाने आया हूँ। और फिर जियांग वैंग के हाथ पर जहाँ लू की बहन ने सूप फेंका था वो वहाँ पर जल रहा था, तो फिर वो उस पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। यहाँ पर जियांग वैंग उसे कहती है कि तुम मुझसे इतने अच्छे से कैसे बिहेव कर रहे हो, और फिर वो कहती है कि आज के लिए थैंक यू। तब लू कुछ नहीं बोलता है और जियांग वैंग के करीब जाने लगता है और बेड में उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। जियांग वैंग एकदम से बोलती है कि नहीं। फिर लू कहता है कि क्या हुआ। जियांग वैंग मन में सोच रही होती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर लू यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी और मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और उसमें ये सब करना नहीं लिखा है। यहाँ ग्रैंडमा नहीं है तो ड्रामा मत करो। फिर लू कहता है कि लेकिन तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है, इसलिए एंजॉय करो, और वापस से उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। फिर जियांग वैंग फिर से उसे हटा देती है और कहती है कि मेरा मेमोरी लॉस हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर लू बोलता है कि चिंता मत करो, तुमको खुश करना मुझे अच्छे से आता है, तुमको बहुत पसंद आता था पहले भी। और अपना कोट उठाकर वो वापस उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। फिर जियांग वैंग एकदम से उठ जाती है और लू कहता है कि अब क्या हुआ। तो जियांग वैंग कहती है कि हमने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं किया हुआ है, मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। फिर लू जियांग को वो ड्रॉवर खोलने को कहता है एंड बाद में यहाँ पर वो उसे ड्रॉवर दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो सारी चीज़ें प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुकी है, आपको एक क्वेश्चन है तो अभी कर लो, बाद में एक्सपीरियंस कर देता ही मत करना। फिर जियांग वैंग मन में सोचती है कि अब तो कोई एक्सक्यूज़ वो दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि कोई एक्सक्यूज़ उसके पास देने के लिए बचा ही नहीं है। अब इसे पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर ये मुझे डिवोर्स भी नहीं दे सकता। फिर वो कहती है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तब लोग बोलता है कि तुम्हारे पीरियड्स हमेशा टाइम पर आते हैं और वो एक हफ्ते बाद होंगे। जब यहाँ पर जियांग वैंग कहती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से मेरे पीरियड्स के डेट्स इरेगुलर हो गए हैं। लू यहाँ पर हट जाता है और कहता है कि सॉरी मुझे नहीं पता था। फिर यहाँ पर जियांग वैंग कहती है कि मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ, तुम यहाँ पर सो जाओ। और वो वहाँ से जाने लगती है और अपना पर्स उठाती है, लेकिन वो फिर से अटक जाता है और उसमें से उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लू हाइपर हो जाता है और कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात छुपाने की, क्या तुम मुझे बच्चों को लेकर ब्लैकमेल करना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझे ये सारी बातें नहीं बताई है। फिर जियांग वैंग कहती है कि तुम खुद मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे, समझे। और फिर लू जियांग वैंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, कहता है कि चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। फिर जियांग वैंग कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी, खुद सोचो। फिर लू जियांग वैंग को कहता है कि वेडिंग एनिवर्सरी के 2 दिन पहले मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैंने प्रोटेक्शन भी यूज़ नहीं किया था, एंड उस टाइम के बीच हम दोनों के बीच में इंटीमेशन हुआ था। तो फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया, जहाँ नर्स बताती है कि लू जियांग वैंग सच में प्रेग्नेंट है एंड 8 वीक्स की हो चुकी है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो से रिपोर्ट्स भी दे देती है। फिर जियांग वैंग कहते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट गलत है। लू यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैं खुद जब तक नहीं पता लगा लेता मैं किसी को बताऊंगा नहीं। और फिर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि मुझे खुद देखना होगा ये कौन चाहता है। और फिर नर्स रहती है कि डॉक्टर ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस लू हैं। फिर लू डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर मुझे पता करना है कि सच में प्रेग्नेंट भी है या फिर नहीं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि मुझे चेक करना होगा, तुम अंदर जाओ। और बाद में यहाँ पर लू भी पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे अंदर आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। अंदर जाकर डॉक्टर उसके पास के बारे में बात करते हैं, जो जियांग वैंग कहती है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि जो तुम भूली हो वो कुछ इम्पॉर्टेंट भी नहीं है था, तो फिर तुम याद रखो। फिर बाद में जियांग वैंग कहती है कि क्या आप मेरी प्रेगनेंसी छुपा सकते हो लू से, और बाद में डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा क्यों। फिर जियांग कहती है कि मैं लू से डिवोर्स लेने वाली हूँ और अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे अबॉर्शन करने के लिए कह देगा, और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैंने इस बच्चे को खो दिया तो मैं वापस कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं कि 2 महीने बाद तो तुम्हारी बेली से सभी को पता लग ही जाने वाला है। फिर वो कहते हैं कि मैं बस तब तक उससे डिवोर्स ले चुकी रहूँगी। फिर डॉक्टर मान जाते हैं और बाहर जाकर लोगों को कहते हैं कि जियांग वैंग प्रेग्नेंट नहीं है, उसे वॉमिटिंग और कफिंग है जो कि एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियांग वैंग लू को कहती है कि देखा
मैंने कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर लू उसको पुरानी प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट दिखाकर पूछता है कि जैंग वैंग क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकती हो। तो वह कहते कि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो ये फेक ही होगी। एंड बाद में यहाँ पर लू उसकी चिन पकड़ता है और बोलता है कि ये ट्रिक्स तुम डिवोर्स को डिले करने के लिए कर रही हो ना। फिर जैंग वैंग कहते कि देखो मुझे कुछ याद नहीं है समझे तुम, और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए कल ही डिवोर्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर जैंग वैंग रात को अपने रूम में फेस मास्क लगाकर लेटी हुई होती है। वो अपना फ़ोन खोलकर देख रही है जिसमें लू किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा होता है। और फिर जैंग वैंग के हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं और वो अपने आप से कहती है कि ये सब देखा 22 साल के जैंग वैंग को सैड फील हो रहा है इसलिए हार्ट बीट तेज़ हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, वो एक नंबर का चीटर है, अलग अलग वुमेन के साथ घूमने जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लू क्लब में जाकर ड्रिंक कर रहा होता है। कुछ लड़कियां उसके करीब आ रही होती है जिन्हें वो भगा देता है। फिर उसका दोस्त उससे पूछता है कि आप इतने गुस्से में क्यों हो, मैंने सुना है कि कल आपका और जैंग का डिवोर्स होते होते रह गया था। फिर वो उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट में मेमोरी लॉस हो गया है और उसकी याददाश्त चली गई है और मेरे बारे में वो सब कुछ भूल चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर लू मन में सोचता है कि पहले वो मुझसे प्यार करती थी तब मैं उसके साथ बहुत बुरे तरीके से रहता था, अब वो सब कुछ भूल गई है तो मुझसे प्यार भी नहीं करती है और ये उसकी असली इमेज है जैसे वो मेरे साथ अब रहती है। फिर लू का दोस्त कहता है कि देखो पहले जब वो तुम्हारे पर जान रखती थी तब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और जब वो सब कुछ भूल गई है तो तुम्हें अच्छे से डिवोर्स करके अलग भी हो सकते हो, तो अब क्या प्रॉब्लम है। लू कहता है कि ग्रैंडमा की वजह से ऐसा हुआ, वो हमें डिवोर्स नहीं करने देना चाहती है। फिर लू को याद आता है कि कैसे वो बचपन में किडनैप हुआ था और उसके साथ एक लड़की भी किडनैप हुई थी जिसे उसने बचाया हुआ था और फिर वो कभी नहीं मिले। फिर लू का दोस्त कहता है कि तुम इतनी पुरानी बातें कैसे याद रखते हो और अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी तो फिर जैंग वैंग का क्या होगा। तो लू कहने लग जाता है कि वो जब तक मेरी बात मानेगी फ़ायदे में रहेगी। फिर वो कहता है कि वो तो मुझसे सच में भूल गई है, मैं इतने टाइम से बाहर हूँ और उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम भी पहले जब वो तुम्हें कॉल कर कर परेशान करती थी तब तुम मुझसे चिढ़ जाते थे, उससे इरिटेट हो जाते थे और जब तुम फ्री हो चुके हो तो तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर लू को उसका दोस्त जैंग वैंग की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि जैंग वैंग भी क्लब में आखिर है और वो मेल मॉडल्स के खरीद रही है। फिर यहाँ पर लू को मैसेज आ जाता है कि 90 मिलियन उसके कार्ड से डिडक्ट हो गए हैं, उसने जैंग वैंग को दिया था। फिर यहाँ पर जैंग वैंग जब मेल मॉडल्स को देख रही होती है तो वो कहती है कि मुझे सभी के सभी चाहिए और उनको खरीद लेती है। वो सब उसके करीब आने लग जाते हैं लेकिन तब तक एक लड़की आकर कहती है कि जैंग वैंग तुम अभी तक वैसी की वैसी ही हो ना। और फिर यहाँ पर उसके साथ आया हुआ लड़का पूछता है कि ये कौन लड़की है, मुझे भी इसे इंट्रोड्यूस करवाओ। तो वो कहती है कि ये जैंग वैंग है जिसके पापा मम्मी बहुत साल पहले मर चुके हैं और अब इसके साथ कोई नहीं है और हंसने लग जाती है। जैंग वैंग यहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे याद भी नहीं है कि तुम हाई स्कूल में कैसी थी और इतने साल बाद तुमको देखकर तुम पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, तुम ऐसे भी वैसी बकवास ही हो। फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें कहा था कि तुम इस बच्चे से शादी करोगी जिसे तुमको बचपन में बचाया था एंड यहाँ पर किडनैप होने से, लेकिन आज तुमने कुछ पैसों के लिए लू से शादी कर ली है। पर यहाँ पर जैंग वैंग को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है एंड उसे बस 18 साल तक की चीज़ें याद होती है। फिर उस लड़की के साथ आया लड़का कहता है कि जैंग वैंग तुम आज मेरे साथ रात बिता लो, मैं भी तुमको पैसे दूंगा। फिर वो उसको धक्का मार देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। फिर यहाँ पर वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की, अब तो इसे आना ही पड़ेगा, इसे पकड़ो। जैंग वैंग एक वाइन का बोतल तोड़कर उसे खुद को प्रोटेक्ट करती है उस लड़की को धमकाते हुए और कहती है कि मैं लू के साथ काम करती हूँ, वो तुमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम सब दूर हो जाओ। वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि लू, उससे कौन डरता है। फिर लू और उसका असिस्टेंट और दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जो उस लड़के को लात मारते हैं और फिर लू उसके पास जाता है एंड यहाँ पर लू उस लड़के के पास जाता है तो फिर वो लड़का उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। फिर यहाँ पर जैंग वैंग लू को वो बोतल ले लेती है और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, और फिर वो कहती है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे थे तो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर वो लड़का कहने लगता है कि लू सर ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। फिर लू कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम पर किसको विश्वास है, और उसे बहुत
मार खिलाता है। जैंग वैन मन में सोचती है कि इसने मेरी हेल्प कैसे कर ली। फिर उसके बगल में खड़ी लड़की डर जाती है और कहती है कि मिस्टर लू, आप जैंग वैन के लिए इतने प्रोटेक्टिव मत बनो, वो आपको चीट कर रही है और हमेशा से वो बस आपसे पैसों के लिए ही साथ रहती है। बाद में यहाँ पर मन में हमेशा अलग अलग आदमी ही थे। फिर लू उसके दोस्त को कहने लग जाता है कि इस लड़की की नॉनसेंस बातें मत सुनो, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि जैंग वैंग हमेशा तुमसे ही प्यार करती थी, उसने कभी किसी और आदमी को नहीं देखा है। फिर लू उस लड़की को वहाँ से निकलवा देता है और कहता है कि इसे कभी भी इस क्लब में एंट्री देना ही मत और ये मुझे दिखनी भी नहीं चाहिए। फिर वो लड़की एक दूसरी लड़की को कॉल करके कहती है कि जैंग वैन सब कुछ बोल चुकी है। फिर वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड यहाँ पर लू जैंग वैन को खींच कर घर लेकर आ जाता है और वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हो, तुमने 10 मेल मॉडल्स को भी बुलाया है, क्या बात है। फिर वो कहते हैं कि तुम फीमेल्स के साथ खेलती हो और मैं मेल्स के साथ, तो फिर इसमें बुरी बात कौन सी है और तुम यहाँ पर मुझ पर रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हो। लू यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि किस वुमन के साथ मैंने ये सब किया है। जैंग वैंग कहती है कि मेरे पास प्रूफ भी है और वो उसे फ़ोटो दिखाती है। फिर लू एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो उसका नहीं है। यहाँ पर जैंग वैंग उसे बोलने लग जाती है कि मैं ये फ़ोटो तुम्हें इसलिए नहीं दिखा रही हूँ ताकि तुम मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सको, मैं तो तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ। लू कहती है कि क्या कहने का चाहती हो तुम। फिर जैंग वैंग कहती है कि देखो, तुम्हारा और मेरा डाइवोर्स होने ही वाला है, तो इसलिए तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करो और मैं भी तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूँगी। मैं जिससे चाहूँ उस आदमी के साथ जाकर मिलूँगी और तुम भी जिससे चाहो उसे जाकर मिल सकते हो। वह यहाँ पर लू कॉल कर असिस्टेंट से कहता है कि किसी ने मेरी गलत फ़ोटो जैंग वैंग को भेजी है, उसका पता करो। तो वो कहता है कि मिस्टर लू, जैंग वैंग ने आपकी ऐसी फ़ोटोज़ पहले भी देखी है, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर लू जैंग वैंग को कहता है कि तुम जब तक मुझसे डिवोर्स नहीं ले लेती तब तक तुम लू फैमिली के अंदर आती हो, इसलिए हमारा नाम खराब करने की कोशिश तो करना ही मत। मैं डिवोर्स पेपर से $10 बिलियन हटा दूंगा अगर मुझसे अगली बार ऐसा कुछ पता लगा तो। जैंग वैंग चिढ़ जाती है और लू वहाँ से चला जाता है। वह यहाँ पर जैंग वैंग को एक पास से रिलेटेड सपना आ रहा होता है जिसमें वो एक लड़के के साथ होती है जो उसे स्टार दिखाने बोल रहा होता है कि जब हम उसे फॉलो करेंगे हम घर पहुँच जाएंगे। वो गहरी सांस ले रही होती है, तब वहाँ पर लू बैंगशान आ जाता है और कहता है कि जैंग उठो, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो उठती है और लू कहता है कि तुम क्या सपना देख रही थी। तब वो कहती है कि तुमको क्या लेना देना है उससे। फिर लू बोलता है कि कौन है वो आदमी। जैंग वैंग कहती है कि आदमी कहाँ से आया, तुम क्या बोल रहे हो, निकलो मेरे रूम से। फिर लू कहता है कि तुम्हारे दिल में पक्का कोई दूसरा आदमी है, तुम बस हवस के लिए यहाँ पर दूसरे आदमी के पास जाती हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए ही कर देता हूँ। और वो अपनी शर्ट उतार देता है। जैंग वैंग उससे धक्का दे देती है और कहती है कि मुझसे दूर जाओ, हमारा डिवोर्स होने वाला है। फिर वो उसके हाथ में एक मार्क देखती है जो एकदम उसके पास में मिले लड़के के जैसा होता है। फिर बाद में यहाँ पर लू कहता है कि हर बात बताने की नहीं होती है और अपनी शर्ट लेकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैंग वैंग कहती है कि मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ जो मुझे याद नहीं है। फिर लू और जैंग वैंग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और लू का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और कहता है कि 3 दिन बाद ये ऑक्शन है जिसमें ये पेंटिंग बिकेगी। फिर यहाँ पर जैंग वैंग कहती है कि क्या तुम मुझे भी वहाँ लेकर जाओगे। फिर लू कहता है कि तुम वापस कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही हो ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है रहने दो, मैं किसी और तरीके से चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुमको 3 दिन बाद ऑक्शन में वो दोनों चले जाते हैं और सबसे पहले वहाँ एक नेकलेस बिक रहा होता है जिसको लू 10 बिलियन में ख़रीद लेता है और जैंग वैंग को दे देता है। फिर अगले दिन वो पेंटिंग बिकती है जो कि जैंग वैंग और लू दोनों के लिए स्पेशल थी। दोनों प्राइस बता रहे होते हैं और अपनी पेंटिंग की प्राइस 100 मिलियन तक पहुँच जाती है और लू उसको ख़रीद लेता है और कहता है कि लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि मुझे उस इंसान से मिलना है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। फिर ऑक्शन वाली लड़की कहती है कि सॉरी सर, हमें नहीं मिलवा सकते क्योंकि ये हमारे कलेक्टर्स के पास डोनेट होकर आई है, हम पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए हम नहीं जानते। फिर जिस दिन लड़की को कॉल पर क्लब वाली लड़की ने जैंग वैंग के मेमोरी लॉस के बारे में बताया था वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि लू वो मैं हूँ जिसने इस पेंटिंग को बनाया है और ये जैंग
जीलिंग होती है। फिर बाद में यहाँ पर जियांग वैंग की छोटी बहन है वो। यहाँ पर जीलिंग जियांग वैंग को कहती है कि हेलो दीदी, कैसी हो? मैंने सुना है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, आई होप आप सब ठीक रहोगे। फिर जियांग वैंग कहती है कि हमारे बीच हाय हेलो जैसा कुछ है ही नहीं। फिर ऑक्शन में आया एक आदमी कहने लग जाता है कि ये दोनों तो कज़न सिस्टर्स है ना। फिर एक लड़की कहती है कि जियांग वैंग के पापा मम्मी एक कार एक्सीडेंट में 15 साल पहले मर चुके थे। अगर जीलिंग के पापा उसको अडॉप्ट नहीं करते तो वो आज मर चुकी होती, वो भी भूख से। फिर जियांग वैंग कहती है कि मेरे मॉम डैड के मरने से पहले ही जीलिंग के मम्मी पापा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा दी थी, ये लोग चोर हैं। जीलिंग कहती है कि दीदी आपको मेरे मम्मी पापा से हमेशा इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों रहती है? अपनी बेटी जैसे ही तो माना है उन्होंने आपको, और ऐसे पता नहीं क्यों आप बोल रही हो। फिर यहाँ पर लू कहता है कि जीलिंग आपने ये पेंटिंग क्या सोचकर बनाई है? यहाँ पर जीलिंग झूठ बोलती है और कहती है कि ये मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस था जब मैं 15 साल पहले किडनैप हो गई थी और एक लड़के ने मुझे बचाया था। फिर यहाँ पर जियांग वैंग सोचती है कि मैंने तो कभी नहीं देखा था इसे किडनैप होते हुए। यहाँ पर जीलिंग और झूठी कहानियाँ बनाने लग जाती है, कहती है कि अगर वो नहीं होता तो मैं आज दुनिया में नहीं होती, इसलिए मैं ऐसी पेंटिंग बनाकर डोनेट करना चाहती हूँ, आई होप मैं उसे मिल सकती हूँ। लू यहाँ पर उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मैं ही वो लड़का हूँ, देख लो अपने सामने, अगर यहाँ पर तुम मुझे उस दिन ब्रेड नहीं देती तो मैं भूख से मर जाता। वह यहाँ पर जीलिंग कहती है कि मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया और जाके उसे हक कर लेती है। वह यहाँ पर लू कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो पेंडेंट है? अभी भी है, जो कि मैंने तुम्हें दिया हुआ था। वो कहती है कि हाँ, और अपनी नेक से निकाल कर वो उसे दे देती है। फिर बाद में वो उसे बोलने लग जाती है कि इसे हमेशा मैंने पहन कर ही रखा है और मैं इसे पहनने के बाद सेफ फील करती हूँ। फिर यहाँ पर जियांग वैंग उस नेकलेस को उसके हाथ से छीनती है और कहती है कि ये नेकलेस तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है, और उसके सर में एकदम से बहुत दर्द होने लग जाता है। उसे हल्की सी मेमोरी वापस आ जाती है जब वो बचपन में एक लड़के के साथ थी और उसे ब्रेड दे रही थी, और उसे सब याद आ जाता है कि वो खुद ही वो लड़की थी और वो 2 साल पहले लू से इसलिए शादी की थी क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी पता लग गई थी कि वो वही लड़का है जो उसे बचपन में मिला हुआ था और उसने उसे किडनैप होने से बचाया था, और उसकी बहन सामने से झूठ बोल रही थी। जीलिंग यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम मुझसे हमेशा सब चीज़ें छीनती ही आ रही हो और अब ये भी मत छीनो। तो यहाँ पर लू कहता है कि पेंडेंट उसे वापस करो। जियांग वैंग कहती है कि जिस लड़की की तुम्हें तलाश थी वो मैं हूँ, तुम मुझे स्टीम बम बुलाया करते थे और मैं तुम्हें नॉर्थ स्टार, याद करो। लू कहता है कि तुम्हें ये नाम कैसे पता है? पर यहाँ पर जीलिंग अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि मुझे ये नाम याद है, पक्का इसे पता लगा होगा और ये नाम ऐसा यूज़ कर रही है। पर यहाँ पर जियांग वैंग लू को बताती है कि 15 साल पहले जब वो इतने में जीलिंग बीच में बोलने लग जाती है कि जियांग वैंग तुम बचपन से हर चीज़ में मुझसे कंपटीशन करती आ रही हो और हमेशा मेरे टॉयज़, मेरी सारी चीज़ें छीन लेती हो, पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करती रहोगी, लेकिन अब जब मुझे मेरा बचपन का प्यार वापस मिल गया है तो तुम उससे भी मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। फेक तो तुम हो ही, ऐसा कैसे कर सकती हो? और उसका हाथ पकड़ लेती है। जियांग वैंग कहती है कि फेक तो तुम हो और उसे धक्का मार देती है। यहाँ पर जीलिंग गिर जाती है। फिर लू जीलिंग को मदद पकड़ाने लग जाता है एंड यहाँ पर जीलिंग इनोसेंट बनने की कोशिश करते हुए कहती है कि दीदी मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझसे लू को मत छीनो। लू उसे उस पर उठाता है और कहता है कि जियांग वैंग सॉरी बोलो। फिर यहाँ पर जियांग वैंग कहती है कि लू क्या तुम सच में इतनी अंधे हो कि तुम्हें दिखाई तक नहीं दे रहा है कि वो झूठ कह रही है? फिर जीलिंग इनोसेंट बनकर कहने लग जाती है कि लू तुम मेरी बहन से गुस्सा मत हो, तुम उसी को समझ लो, बचपन की दोस्त है, उसकी खुशी के लिए मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी। फिर यहाँ पर जियांग वैंग का हाथ लू जो है वो पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी बोलो। जियांग वैंग गुस्से में कहती है कि 15 साल पहले अगर तुमने मुझसे सेव नहीं किया होता तो मैं पागलों की तरह थोड़ी तुम जैसे इंसान के पास आती। फिर यहाँ पर जीलिंग को कहती है कि तुम मुझे फेक बता रही है और बताओ कि 9 साल का मतलब क्या था। तब यहाँ पर जीलिंग बोलती है कि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है। ऑडियंस में भी एक आदमी कहता है कि सच बात है, बचपन की बातें किसे याद रहती है भला। फिर यहाँ पर लू कहता है कि जियांग वैंग तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बोलने से कितनी ज़्यादा नफरत है। जियांग वैंग कहते कि लू आई विश जिस दिन तुमने सच को पता चल जाएगा तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा।
फिर बाद में यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो फेक नहीं है, एंड यहाँ पर उसकी सिस्टर जीलिंग उसे झूठ बोल रही है, और तुम इतने ज़्यादा अंधे कैसे हो सकते हो कि तुम किसी की भी बातों में आ सकते हो। जीलिंग यहाँ पर कहने लग जाती है कि लो, ये पेंटिंग मैंने बनाई है, इससे ज़्यादा प्रूफ और मैं क्या दूँ। फिर बाद में यहाँ पर जैंग वैंग कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरी पेंटिंग को भी अपनी पेंटिंग बता रही हो, और फिर वो अपनी वेडिंग रिंग से वो पेंटिंग फाड़ देती है और रिंग यहाँ पर लू के सामने फेंक देती है और कहती है कि कल सुबह 8 बजे मुझे कोर्ट में मिल जाना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जैसे ही वो बाहर जाती है उसके पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लग जाता है। वहीं यहाँ पर कुछ लोग उसकी हेल्प करने आते हैं। उनको वो कहती है कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, 119 में कॉल करने के लिए बोलती है, यानी कि यहाँ पर वो उन्हें हॉस्पिटल में कॉल करने के लिए बोलती है। लू को भी यहाँ पर कॉल आ जाता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसका मिसकैरेज हुआ है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। फिर यहाँ पर जैंग वैंग को हॉस्पिटल में उसके डॉक्टर मिलता है, जो उसे देखकर कहता है कि काश तुम मुझसे शादी कर लेती, लू से नहीं। फिर यहाँ पर जैंग वैंग को होश आ जाता है और वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे बताओगी। जैंग वैंग कहती है कि लू ने मुझे चीट करा और जीलिंग ने हमारे बचपन की कहानी उसे बताकर झूठ बोल दी। यहाँ पर लू ने मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं किया। डॉक्टर कहते कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। तो फिर यहाँ पर वो कहते कि मुझे बस बचपन की बातें याद आ रही है। फिर डॉक्टर यहाँ पर उसे पूछते कि क्या तुम उससे अभी भी प्यार करती हो। तो तब तक वहाँ लू आ जाता है और बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लग जाता है। जैंग वैंग कहते कि मैंने उसे कितना सच बताने की कोशिश करी, वो नहीं मान रहा और जीलिंग की बातों में आ गया है, मुझे उससे अब डिवोर्स चाहिए। डॉक्टर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। फिर यहाँ पर लू अंदर आ जाता है और उसके साथ जीलिंग भी आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम हमेशा से मुझसे नफरत करती थी, लेकिन अब लू मेरा है। जैंग वैंग कहती है कि गेट आउट। फिर बाद में यहाँ पर लू कहते हैं कि क्या हुआ, मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ क्या। फिर यहाँ पर जैंग वैंग का हाथ खींचने लग जाता है और कहता है कि घर चलो। और उसके पेट में दर्द होता है और एकदम से डॉक्टर लू को थप्पड़ ही मार देता है। यहाँ पर जैंग वैंग से कहती है कि तुम ठीक हो ना। फिर यहाँ पर लू को कहता है कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ ये हरकतें करोगे तो सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। लू कहता है कि ये मेरे फैमिली का मैटर है, इसमें मत घुसो। फिर वहाँ पर लू का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि हमें असली रिपोर्ट से पता लगा है कि जैंग वैंग प्रेग्नेंट है और ये फेक रिपोर्ट्स थी। फिर बाद में यहाँ पर वो प्रेग्नेंट नहीं थी जो कि डॉक्टर ने बताया था। लू यहाँ पर उस डॉक्टर को मारने लग जाता है। तब बीच में जैंग वैंग आती है और कहती है कि मैंने उसे कहा था छुपाने के लिए, तुम उसे मत मारो। फिर लू कहता है कि अभी के अभी घर चलो। डॉक्टर उसे रोकता है, लेकिन लू जैंग वैंग को गोद में उठाकर घर ले जाता है और वहाँ से उसे जाकर कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे झूठ कैसे बोला। फिर वो बताती है कि मैंने इसलिए झूठ बोला ताकि तुम मुझे मेरे बेबी को अबॉर्ट करने के लिए ना बोलो तो, और मुझसे मेरा बेबी छीन ना लो तो। वो उसे बहुत मनाती है कि प्लीज़ मुझे ये बेबी को रखने दो, और तो यहाँ पर वो उसके पैर भी पड़ने लग जाती है। तब यहाँ पर लू मान जाता है। ग्रैंडमा को कॉल आता है कि जैंग वैंग प्रेग्नेंट है और वह अपने असिस्टेंट ओल जाओ को बुलाती है और कहती है कि मेरी जैंग वैंग प्रेग्नेंट है, उसके लिए सारी चीज़ें लेकर आ जाओ। अगले दिन बहुत सारे खाने का सामान घर पर आ गया होता है और लोग आ जाते हैं और ग्रैंडमा खुशी खुशी आ रही होती है। फिर जैंग वैंग पूछते कि ग्रैंडमा क्या हुआ। फिर वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ क्यों छुपाई, नीचे बैठो। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी प्रेगनेंसी में खाने के लिए है। फिर यहाँ पर जैंग वैंग कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, प्रेगनेंसी टफ होती है, ये सब खाना ही पड़ेगा। फिर वो बहुत सारे बुक्स मंगवाती है और लू को देती है और कहती है कि तुम भी ये सब पढ़ो ताकि बच्चा हेल्दी रहे। फिर यहाँ पर जैंग वैंग अपने बाथरूम से बाहर निकलती है और देखती है कि वहाँ पर लू उसके बेड पर बैठा था। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं यहाँ पर आज से तुम्हारे साथ रहने लगूंगा और सोऊंगा भी। वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ। लू उसे रोक देता है और गोद में पकड़ कर कहने लग जाता है कि पहले तुम और मैं साथ ही सोते थे, अब क्या हुआ। वो कहती है कि पहले की बात पहले थी और अभी की बात अभी के लिए है, इसलिए चुप हो जाओ और मैं कितनी पागल नहीं हूँ जो बस तुम्हें देखती ही थी। फिर बाद में यहाँ पर जैंग वैंग
को बेड पर लिटा देता है और कहता है कि अपने कपड़े उतारो। वो कहते हैं कि कपड़े क्यों उतारो, डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में रिस्की होता है। फिर यहाँ पर लू कहता है कि मैं इतना बड़ा भी मॉन्स्टर नहीं हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर कुछ और करो। मैं यहाँ पर तुम्हें ऑयलिंग करने के लिए सब कह रहा हूँ ताकि यहाँ पर तुम्हें स्ट्रेच मार्क्स ना आए। फिर वो उसके पेट पर ऑयलिंग करने लग जाता है एंड वो उसे मसाज देने लग जाता है। वो कहते हैं कि इसके अलावा मैं कहीं भी ऑयलिंग नहीं कराने दूँगी। यहाँ पर वो उसके पर आ जाता है और कहता है कि हम दोनों का बेबी होने वाला है, तो फिर हम शादीशुदा है और तुमको अभी तक इतनी शर्म आ रही है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जियांग वैंग कहती है कि बेबी मेरा है क्योंकि वो मेरे अंदर है। लू कहता है कि तुम अकेले तो बेबी नहीं पैदा कर पाओगे ना, मैंने तो हेल्प करी है। वो उसके क्लोज आ जाता है और उसे किस कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर अगले दिन जियांग और लू बुक पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर उसे कजिन सिस्टर जीलिंग आ जाती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुमको देखने आ गई। जियांग वैंग उसे कहने लग जाती है कि मुझे देख लिया तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जीलिंग लू के पास जाकर बैठ जाती है और जियांग वैंग वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर लू का असिस्टेंट कस्टडी के पेपर्स लाकर उसे देता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मेरे लिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढो जो मुझे मेरे बेटे के इंडिविजुअल रूम बनाने में हेल्प करेगा। और वो कहता है कि ठीक है सर। फिर यहाँ पर जीलिंग कहते हैं कि लू तुम मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपनी हेल्प करने दो, मैंने अब्रॉड जाकर ये सारी की सारी चीज़ें सीखी है। और यहाँ पर लू मान भी जाता है। अगले दिन में यहाँ पर जियांग वैंग स्टेयर से नीचे आ रही होती है और बाहर जा रही होती है। तब वहाँ पर लू उसे रोकता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मेरा बेबी 3 मंथ्स का है तो फिर मुझे उसके लिए प्रिपरेशंस करनी है, कुछ सामान लाने हैं। लू उसे क्लोज खींचता है और कहता है कि सब प्रिपरेशंस घर में ही हो जाएंगी। फिर वो सारा सामान घर में मंगवा देता है और कहता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो? पर यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, लेकिन तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? तो लू उसे कहने लग जाता है कि मेरे बेटे को मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अगले सीन में यहाँ पर जियांग वैंग और लू को पेरेंटिंग ट्रेनिंग देने के लिए कुछ वुमेन्स आती है और कहती है कि इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग सिर्फ लू के लिए है क्योंकि जियांग वैंग को रेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर बाद में यहाँ पर लू को बच्चे को पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ट्रेनर बोलते कि अब गले में हम बच्चे के लिए मिल्क पाउडर बनाएंगे और उसे बनाना सीखेंगे। जियांग वैंग एक्सरसाइज कर रही होती है और उसकी ट्रेनर उसे कहती है कि देखो लू कितना अच्छे से ट्रेनिंग ले रहा है, वो बहुत ही अच्छा डैड बनने वाला है। फिर रात के टाइम यहाँ पर जियांग वैंग फ़ोन चला रही होती है और कहती है कि लू देखो मैं ये ड्रेस भी बेबी के लिए मंगा रही हूँ। लू उसका हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि अब से कोई फ़ोन नहीं चलाना क्योंकि प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट पड़ता है, मेरे बच्चे के अंदर बुरी आदतें आ जाएंगी। एंड यहाँ पर वो उससे फ़ोन वापस खींचती है और वो देती ही नहीं है। लू उसके ऊपर आ जाता है और जियांग वैंग को उल्टी आ रही होती है तो वो एकदम से उठकर बाथरूम में जाकर उल्टी कर देती है। यहाँ पर लू कहता है कि अभी तक तुम्हें उल्टी आ रही है, ऐसा कैसे? फिर जियांग वैंग कहती है कि डॉक्टर ने कहा था 4 मंथ्स में ठीक हो जाएगा, तक तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। बाद में यहाँ पर लू नीचे बैठता है और जियांग वैंग के पेट को टच करके अपने बेबी से बोलता है कि तुम अच्छी बच्ची हो ना, तुम मम्मा को परेशान मत करो। फिर बाद में यहाँ पर जियांग वैंग कहती है कि लू एक 3 मशीन्स का बेबी तुम्हें नहीं सुन सकता। जियांग वैंग यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि 3 मंथ का बेबी तुम्हें नहीं सुन सकता है। फिर वो लू को कहती है कि मेरा नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल में लड़ रहे होते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन जियांग वैंग कहती है कि कभी कभी खा सकते हैं, अगर मैं हैप्पी नहीं रहूँगी तो बेबी कैसे हैप्पी होगा। वह यहाँ पर लू कहता है कि अपनी कुक को ही बना कर दीजिए। इसके लिए जियांग वैंग कहते हैं कि बेबी और मुझे तुम्हारा हाथ का ही खाना है। वह यहाँ पर लू अपने कुक को कहता है कि मुझे दे दो, मैं बना दूँगा। लू यहाँ पर नूडल्स बना रहा होता है तभी जियांग वैंग उसकी वीडियो ले लेती है और सोचती है कि तुम भी मुझे ऐसे ही बुली करते थे, अब मैं भी ऐसे ही करूँगी और सबको ग्रुप चैट में भेज देती है। लू का दोस्त और जीलिंग सभी लोग यहाँ पर उस वीडियो को देख लेते हैं। वह यहाँ पर लू नूडल्स बनाकर आ जाता है और जियांग वैंग को देता है और वहाँ से चला जाता है। उनकी कुक जियांग वैंग को कहती है कि मैम वो आपसे बहुत प्यार करते, उनका नूडल्स बनाते हुए हाथ भी जल गया था। फिर अगले सीन में यहाँ पर जियांग वैंग लोग के लिए चाय लेकर आ रही होती है और रूम खोल कर देखती है कि जीलिंग लोग से बहुत क्लोज बैठी हुई है। जियांग वैंग उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने में लोग की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि उन्हें बेबी का रूम जो बनाना है। जीलिंग यहाँ पर जियांग वैंग के हाथ से वो चाय का कप खींचती है और कहती है कि ये मैं लू को दे दूँगी। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं खुद दे दूँगी। फिर वो वहाँ से चाय लू के ऊपर गिर जाती है तो वो वहाँ से कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। जीलिंग यहाँ पर सोफे में बैठ जाती है।
यहाँ पर जैंग वैंग उसे कहती है कि मैं बेबी की माँ हूँ। फिर जीलिंग उसे कहती है कि हाँ जैंग वैंग, तुम बस लू के लिए तब तक इम्पोर्टेंट हो जब तक उसका बेबी तुम्हारे पास है, लेकिन जैसे यहाँ पर तुम बेबी को बर्थ दोगी उसके बाद वो तुमको देखेगा भी नहीं। यहाँ पर जैंग वैंग कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो यहाँ पर जीलिंग उसे कस्टडी एग्रीमेंट सिखाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डिवोर्स के बाद लू के पास बच्चे की कस्टडी आ जाएगी। यहाँ पर जीलिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब वो तुमको छोड़ देगा तब मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार करूँगी और अच्छे से रखूँगी। फिर यहाँ पर जैंग वैंग कहती है कि मैं खुद जाकर उसे पूछूंगी, और वो मन में सोच रही होती है कि अगर लू ने ना बोला तो मैं मान जाऊंगी। जैसे वो नीचे जाती है वो लू को कॉल पे बात करते हुए सुन लेती है जिसमें वो कहता है कि ग्रैंड माँ को बच्चे पसंद है, इसलिए मैं ये बच्चा अपने पास रखूँगा, मुझे जैंग वैंग से कोई मतलब नहीं है। वो वैसे भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। फिर वो बाहर आ जाती है और वाजा जैंग वैंग खड़ी होती है और रोते हुए चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लू कहता है कि क्या हुआ। फिर जैंग वैंग उसे उस कस्टडी के पेपर्स मुंह पर फेंक मार देती है और कहती है कि ये क्या किया तुमने, बच्चे पैदा करने का टूल समझ रखा है क्या तुमने मुझे, एंड मेरे साथ ऐसा कर कर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बच्चे को तुम मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। लू यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे लिए इतना चिल्लाना अच्छा नहीं है, बेबी पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैंग वैंग उसे थप्पड़ मार देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर अगले सीन को देखते हैं जहाँ पर वो उस सीन में बेड में लेटी हुई होती है और वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है। यहाँ पर लू पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कस्टडी एग्रीमेंट से उसको धमकाने की, अभी सिर्फ प्रेगनेंसी को 3 महीने ही हुए हैं और तुम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहे हो। ऐसी हालत बना दी है और उसे थप्पड़ भी मारती है। फिर बाद में यहाँ पर लू कहता है कि कस्टडी एग्रीमेंट तब तक के लिए है अगर वो मुझे डिवोर्स देगी, अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो बच्चा को हम दोनों मिलकर रखेंगे। जियांग को होश आ जाता है और ग्रैंडमा उसके पास आती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारा साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। फिर यहाँ पर जैंग वैंग कहती है कि मैं आज डिवोर्स देना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि जैंग वैंग तुम तो लू को बहुत प्यार करती थी ना, अब ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इतनी बुरी बातें मत करो। फिर बाद में यहाँ पर जैंग वैंग बोलती है कि बहुत बुरी बात तो ये है कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सोचा और मैंने यहाँ पर ना क्यों नहीं कर दिया। मुझे मेरे पास एक तो वो कोई बात याद नहीं है, मैंने याददाश्त खो दी है। ऐसी शादी जिसमें फीलिंग हो ही ना, और यहाँ पर मैं पूरे दिन जेल की तरह फील किया करती हूँ कि किसी ने मुझे यहाँ पर कैद कर लग दिया है। इसलिए यहाँ पर लू आज मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुमने ही शादी के लिए फोर्स किया था, अब ऐसा क्यों बोल रही हो। जियांग वैंग उसे सॉरी बोलती है एंड उसे माफ़ करने के लिए कह देती है और बोलती है कि मुझे मेरे बच्चे को जाने दो। फिर लू की मम्मी कहती है कि लू फैमिली का खून तुम्हारे पेट में है, ये होना भी तुम्हारे लिए प्राउड की बात है, समझी। वह यहाँ पर लू उनसे और उसकी बहन को बोलने लग जाती है कि ये बेबी पैदा करके हमें दे दो क्योंकि ये मेरा भाई है। यहाँ पर उसके जैसे बोलने लग जाती है कि इस बेबी को बर्थ देकर तुम हमें इसे दे दो क्योंकि ये मेरे भाई का है और तुम बस उसकी एक टूल हो जिससे उसे बच्चा मिल सके। ग्रैंडमा सबको चुप करा देती है और कहती है कि मैंने हमेशा से ये चीज़ छुपाई है कि तुम्हारे दादाजी क्या तुम दोनों की शादी करवाना चाहते थे। फिर उन सबको वो स्टोरी बताती है कि एक दिन उसके दादाजी ने जान बचाई थी। फिर उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हारी शादी तो नहीं हो रखी क्योंकि मेरा एक पोता है जिसे तुम शादी कर सकती हो। फिर उसने ग्रैंडमा को बताया कि बचपन में एक लड़का था जिसने उसको किडनैप होने से बचाया था और वो उसे प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है और उससे अपने वॉलपेपर में उसकी फ़ोटो लगा रखी थी, जिसे देखकर ग्रैंडपा सोचते कि ये तो मेरे पोते के जैसा दिखता है और उनको पता लग जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका ग्रैंडसन ही होता है और वो सोच लेते हैं कि वो उन दोनों की शादी करा कर रखेंगे। इसके लिए वो अपने बर्थडे पर उन्हें बुलाते हैं और वहाँ पर वो आ जाते हैं और ग्रैंडपा ओल जाओ से लू और जियांग वैंग को ड्रग करवाते हैं उनके ड्रिंक्स में डालकर ताकि वो साथ में नाइट स्पेंड कर सके और इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों की वो लोग शादी करवा सके। जियांग वैंग जाती है और एक रात उसके साथ बिता लेती है जिसकी वजह से ग्रैंडपा उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। ये बताते हुए कि लू कहता है कि अपने आज तक की बात मुझे बताई क्यों नहीं। तो ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम सब ने जियांग वैंग को टॉर्चर किया है, उसके नर्क दिखाया है जीती जी। फिर ओल्ड जाओ कहता है कि आप दोनों की ड्रिंक्स में ड्रग्स मैंने मिलाया था, सॉरी। फिर ग्रैंडमा आकर जियांग वैंग को सॉरी बोलती है।
यहाँ पर लू कहता है कि इसका मतलब है कि 2 साल तक मैं उसके साथ था और मैंने उस बेचारे के साथ क्या कुछ नहीं बुरा किया है, मैं कितना गलत था। फिर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैं अपनी गलती सुधारूंगा और बीबी और तुमको अच्छे से रखूंगा। जैंग वैंग कहते हैं कि मैं अब तक थक चुकी हूँ और वेडिंग रिंग नीचे फेंक देती है। ग्रैंडमा कहती है कि लू फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें कंपनी के 10% शेयर देने के लिए रेडी हूँ। वहीं यहाँ पर लू की मम्मी और बहन भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कंपनी के शेयर की कीमत 10 बिलियन से ऊपर है। वहीं यहाँ पर जैंग वैंग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चा लेकर चली जाऊँगी। वहीं यहाँ पर लू की बहन कहती है कि ये बच्चा लेकर हमें ब्लैकमेल करने के पैसे खाना चाहती है। फिर यहाँ कर लू की मम्मी भी कहती है कि या तो तुम बच्चा यहाँ पर छोड़कर चले जाओ या फिर इस बच्चे को मार दो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लू यहाँ पर चिल्लाता है और कहता है कि चुप हो जाओ। फिर ग्रैंडमा और लू जैंग वैंग को समझाते हैं कि एक बार बेबी को हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारा जो डिसीजन होगा हम उसे मानने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस हालत में तुम्हारा कहीं जाना सेफ नहीं है, तो प्लीज़ हमारी बात को मानो और यहाँ से मत जाओ। फिर बाद में यहाँ पर वो उनकी बातों को मान लेती है। फिर वो लोग चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ चेकअप वही डॉक्टर करता है, लेकिन वो फिर से लू को अंदर नहीं आने देता है। फिर जब जैंग वैंग बाहर आती है तो उसको रिपोर्ट दे रही होती है और दिखाती है कि सब कुछ नॉर्मल है। लू अब जैंग वैंग को अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है, इसलिए वो उससे अच्छे से बात तक नहीं कर रही थी। वहीं यहाँ पर लू अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि जब कोई औरत नाराज़ हो तो उसे कैसे मनाते हैं। एंड यहाँ पर उसका दोस्त उसे कहने लग जाता है कि औरतों को गिफ्ट्स, फ्लावर्स, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। फिर वैसा ही वो करने लग जाता है और घर में उसके लिए सरप्राइज़ लगाता है। जैसे ही लू जैंग वैंग को लेकर घर जाता है उसको सरप्राइज़ दिखाता है, लेकिन वो खुश नहीं होती है और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर लू की कुक कहती है कि औरतों का मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद होती है, इस बार आपने उनका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया है, अब वो इमोशन से ही वापस आपके साथ वापस आ सकती है। यहाँ पर रात को जब जैंग वैंग नहाने जाती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पर लू उसे बचाने आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लू कहता है कि मैं आपसे तुम्हारी और अपनी बेबी की केयर करूँगा क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी गलतियाँ कर चुकी है। फिर वो बाथरूम में उसके लिए एंटी स्लीप शीट्स लगा रहा होता है और जैंग वैंग वहाँ पर आ जाती है और देखते हैं कि लू कह रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ मेरा रूम है और मेरी मर्ज़ी है, मुझे जब आना होगा तब मैं आऊँगी। लू उसके पास जाता है और उसको उठाकर ऊपर स्लैब में बैठा देता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी लू यहाँ पर उसके गीले बाल सुखाने लग जाता है, फिर बाद में हेयर ड्रायर से, और कहता है कि मैंने तुमको पास में बहुत हर्ट किया हुआ है, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए डिसीजन तुम्हारा होगा। एक बार बेबी बॉर्न हो जाए तो तुम मुझे डिवोर्स भी दे देना चाहती हो तो मैं उसे भी राजी राजी और खुशी खुशी मान लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम बेबी को हेल्दीली बर्थ लो और तुम भी हेल्दी रहो, तुम्हें कुछ ना हो। फिर बाद में यहाँ पर लू बाहर आता है और कहता है कि मैं यही सोऊंगा, लेकिन जैंग वैंग कहती है कि तुमको यहाँ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सोना है तो तुम ज़मीन पर सो जाना, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसको तकिया दे देती है, वो तकिया लेकर नीचे सो जाता है। ये देखकर जैंग वैंग के दिल मेल्ट हो जाता है और वो वहाँ पर सोचने लग जाती है मन में कि मैंने तुमसे कभी नफ़रत नहीं करती थी, अगर मैंने नफ़रत शब्द सोचते हो तो तुम कभी मेरे मन में आते ही नहीं सकते हो। फिर यहाँ पर अगले दिन वहाँ पर उसकी कजिन जीलिंग आ जाती है एंड बाद में वहाँ दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तो फिर उनके बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तब यहाँ पर लू अपने असिस्टेंट से बोलकर सारी इन्फॉर्मेशंस निकलवाता है, जिससे उसको पता चलता है कि जीलिंग झूठ बोल रही थी। 15 साल पहले जैंग वैंग का किडनैप उसके पापा ने किया था और जैंग वैंग के पेरेंट्स को भी मारा गया था उनकी प्रॉपर्टी के लिए, ताकि वो लोग उनकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। फिर यहाँ पर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका जीलिंग को कॉल आ जाता है कि 15 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, इसलिए मेरी फैमिली तुम्हें एक थैंक यू डिनर पर बुलाना चाहती है। यहाँ पर लू कहता है कि ठीक है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और उनके घर तक जाकर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। वह अपनी वाइफ को लेकर डिनर के लिए पहुँच जाता है। यहाँ पर जीलिंग जैंग वैंग को बुलाती है एंड कहते कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तब यहाँ पर लू बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ। फिर यहाँ पर जीलिंग के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम डिनर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लू मना कर देता है
और कहता है कि पहले हम कुछ बात करेंगे। फिर वहाँ पर वो असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि सब कुछ सच सच बता दो। असिस्टेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी होती है एंड यहाँ पर वो बताते हैं कि 15 साल पहले इन्होंने जियांग वैंग के मम्मी पापा को मारा हुआ था और उनके घर की ज़मीन के पेपर चुरा लिए थे और जियांग वैंग का किडनैप भी उन्होंने ही करवाया था। ये सब देखकर जियांग वैंग रोने लगती है। यहाँ पर लू कहता है कि इतना ज़ोर ज़ोर से मत रो, प्रेगनेंसी में इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। एंड बाद में यहाँ पर जियांग ज़ेलिंग को ज़ोर से थप्पड़ मार देती है एंड उन तीनों को लड़का जेल भिजवा देता है। फिर ये सब होने के बाद वो जियांग वैंग को घर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ क्रिएट किया है और उसको आंखें बंद कर कर लेकर जाता है। जब जियांग वैंग देखती है तो वहाँ पर उनके बेबी का रूम होता है जो कि बहुत प्यारा सजाया हुआ होता है। वो खुश हो जाती है। फिर उसके पेट में एकदम से दर्द होता है और लू उसे बैठा देता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, वो बेबी ने मुझे किक किया इसलिए दर्द हुआ था। तो लू नीचे बैठ जाता है और उसके पेट पर हाथ रखता है और किस करता है और बोलता है कि तुम अच्छे बच्चे हो तो अपनी मॉम को इतना सताओ मत। जियांग वैंग कहती है कि वो अभी छोटा सा बच्चा है, वो क्या ही समझेगा। एंड यहाँ पर फिर लू कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी और इस बच्चे की हमेशा केयर करूँगा, तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर कर रखूँगा एंड तुम पर हमेशा ट्रस्ट भी करूँगा, मुझे प्लीज़ एक और चांस तो देकर देखो। एंड यहाँ पर वो डायमंड के रिंग को निकालता है और उसको दे देता है। जियांग वैंग कहते हैं कि सिर्फ एक कंडीशन पर कि तुम मेरा साथ 1000 सालों तक दोगे। और यहाँ पर लू कहता है कि मैं थोड़ी लालची हूँ, मैं यहाँ पर 100,000 ईयर्स तक भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। यहाँ पर उनके बीच में बहुत ही प्यारा सा मोमेंट बन जाता है एंड हमारा ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है जब जियांग वैंग हमारी फीमेल लीड रिंग पहनने के लिए मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।